Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with Aroma. Here we are back again with another video of macroeconomics. Today we are going to start with the second chapter of macroeconomics. The chapter name itself is Basic Concepts of Macroeconomics. We are going to complete this chapter in two parts. Today we will discuss about the part 1. इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जिसने वीडियो नहीं देखी जरूर से देख लो. And this video will be helpful for all those students who are in class 12, also for the ones who are preparing for CUET. Okay, तो सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ग्रॉस, नेट, डेप्रिसिएशन क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है. In today's video, we are going to discuss half of the things, और वो half of the things क्या है? This one. Final goods and intermediate goods तक इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी नाम से क्या लगता है आपको? मैम तुरंत बना दो आप अपनी ड्राइंग, जो आप अच्छी तो नहीं बनाते हो लेकिन बना दो. चलो ठीक है, बना देते हैं. Okay, so India doesn't seems to be like India, but we can assume it to be India, है ना? Yes मैम. तो आपका कहना होगा मैम डोमेस्टिक टेरिटरी तो यही है, ये इंडिया जो आपने बनाई है यही तो है डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके बाहर की कोई भी चीज इंडियन नहीं है. लेकिन ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी आप जिसे बोलते हो ये एक्चुअल में डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये एक्चुअल में जियोग्राफिकल टेरिटरी है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद बोथ ऑफ द थिंग्स. ये जियोग्राफिकल टेरिटरी है, जियोग्राफिकल. ये सारा आपकी लोकेशन, आपकी कितनी स्पेस है उससे रिलेटेड है. लेकिन जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं इट इज समथिंग डिफरेंट. और ये सिंपल सा कंसेप्ट है. सिंपली बस आप ये जान लो, कोई भी चीज आपकी इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, इंडिया की है दैट मीन्स वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है. फॉर एग्जाम्पल जो एम्बेसीज हैं, आपकी इंडियन एम्बेसीज ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, बाहर स्टैब्लिश की जाती है. हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन में भेजे जाते हैं ताकि वहाँ के रिलेशंस हमारे इंडिया से अच्छे मेंटेन किए जाए. तो ये जो लोग हैं या वहाँ के जो ऑफिसेस हैं जो इंडिया के हैं बट दूसरी कंट्री में हैं, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है? क्या वो लोग हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है. और उन सारी चीजों को कवर करने वाली जो डेफिनेशन है या टर्म है वी कॉल इट एज डोमेस्टिक टेरिटरी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है. वेरी सिंपल, ओके, येट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसे हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं? यस मैम. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमें पता, या इनफैक्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में वी यूज द टर्म या जो फैक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी की यूज करते हैं. इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री. तो क्या मैम आपने जो ये इंडिया बनाया है, क्या ये भले ही इंडिया नहीं लग रहा है लेकिन क्या ये इसके अंदर का पार्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता? क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. ये भी पार्ट आएगा जिसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर या जियोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं. एज वेल एज जो हमारी कोई भी इंडियन आइटम हो, इंडियन प्रोडक्ट्स हो, इंडियन लोग हैं इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, या कोई चीज हमारी जो इंडिया के बाहर गई है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. इसके एग्जाम्पल्स देख लें. यस मैम, चलो. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स. अब ये क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स? कौन होते हैं? एनआरआईज एंड आरआईज पढ़ लेंगे. बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया. एयर इंडिया हमारी इंडियन कंपनी है ना, लेकिन वो रशिया और जापान में जा रही है, तो क्या वो रशिया और जापान की हो गई? नो मैम, वो हमारी इंडिया की है. यही होती है डोमेस्टिक टेरिटरी. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम, कोई भी पर्सन भले ही आपकी इंडिया में नहीं हो लेकिन कहीं देश विदेश में है, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are part of the domestic territory of Singapore. अब सिंगापुर की एयरवेज भले ही वो इंडिया में आ रही है लेकिन वो है तो सिंगापुर की. क्लियर है ना? यस मैम. वैसे इसी तरह जैसे आपने जो चीज हवा में उड़ाई है वो पानी के अंदर भी लहरा दो, पानी के अंदर भी चला दो, स्विम करा दो, फ्लोट करा दो. वो चीज अगर आपकी इंडियन कंपनी की है, इंडिया की है, भले ही वो जाके कहीं भी स्विम कर रही है, स्विम एज कहीं भी फ्लोट कर रही है, कहीं भी है, it will be in your domestic territory. For example, fishing wells, oils, natural gas, floating platforms operated by the residents of the country in the international waters. भले ही आप अपने ओशंस में नहीं हो, कहीं और ओशन में हो, लेकिन वो अगर आपका है, इंडिया का है, that means वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. इसके एग्जाम्पल देख लो. fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean.
जो हमारे बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स, जो मेरे इंडियन फिशरमैन के हैं, हमारे इंडियन लोगों के हैं, वो इंटरनेशनल वाटर्स में भले ही तैर रहे हो लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। कोई भी चीज इंडिया की है वो डोमेस्टिक टेरिटरी की होगी, नो मैटर इट इज प्रेजेंट इन इंडिया करेंटली और नॉट। और भी एग्जांपल्स हैं, एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये तो हमने एग्जांपल सबसे पहले ही पढ़ा था। कोई भी एम्बेसी, अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी एम्बेसीज होते हैं। आप दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट हाउस वाले एरिया में जाओगे, आपको दिखेगा कि यहाँ की नॉर्वे एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, तो सारी एम्बेसीज इंडिया में भी बाहर की कंट्रीज की हैं। सिमिलरली हमारी कंट्री की भी अलग अलग कंट्रीज में एम्बेसीज बनी हुई हैं। तो हमारी कंट्री की कहीं भी एम्बेसी बनी हो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी, वहां की जो एम्बेसीज है अगर हमारे कंट्री में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की एम्बेसी रशिया में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये इंडिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया की ही होगी और डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन 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 अगर रशिया की भी यहाँ पे हमारी एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, ये रशिया की एम्बेसी है, ठीक है, मान लो ये एम्बेसी है, ठीक है, ये एम्बेसी लग तो नहीं रही है बट एम्बेसी सिंपल एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एम्बेसी क्या हमारी होगी? कमेंट करके आपको बताना है, क्या ये रशिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया में अगर स्टैब्लिश्ड है तो वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी? द आंसर इज नो। चलो मैंने आंसर बता दिया, आंसर नो है, क्योंकि ये रशिया का आइटम है, तो रशिया की चीज रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की चीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर? कॉन्स्यूलेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉन्स्यूलेट्स, तो कॉन्स्यूलेट्स क्या है? कुछ नहीं, वो ऑफिस है, बिल्डिंग है जो आप दूसरे विदेशों में जाके बनाते हो अपने फॉरेन एम्बेसडर्स के लिए, जिसे आप कहते हो IFS, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऑफिस अगर आपका इंडिया के बाहर है लेकिन वो इंडिया का है, दैट मीन्स वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और इसका स्पेशल नाम क्या है? कॉन्स्यूलेट। थोड़ा इंग्लिश हाई फाई भी करना जरूरी है ना। चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या इंक्लूड नहीं करता? एम्बेसीज, कंस्यूलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स फॉरेन कंट्री की। अब जापान की एम्बेसी हमारे इंडिया में स्टैब्लिश है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। नो, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO अगर हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में भी है ना तो भी वो हमारी नहीं है। रीजन आपको पता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हम सिर्फ वो आइटम्स को लेते हैं, वो चीजें इंक्लूड करते हैं जो हमारी इंडिया की हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, वेरी गुड। ये लो, आपके लिए छोटा सा होमवर्क कर सकते हो, जब PDF मिलेगी तो देख लेना। और हाँ, PDF के लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, अभी फिलहाल ये चैनल का नाम द माई वे कॉमर्स है, बट थोड़े दिनों में इसका नाम भी कॉमर्स विद अरोमा हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड, आई चेंज द पेन एंड राइट इट हियर अगेन। द माई वे कॉमर्स, ये आपका टेलीग्राम है जहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। टू ज्वाइन इट एवरीवन, ठीक है। ऑल्सो इसका नाम कुछ दिन में चेंज हो जाएगा, पहले ही बता देते हो। क्लियर? अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट की। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं मैम? हम जिसके पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? वो तो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, लेकिन रेसिडेंट कौन होता है? देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे 2 वर्ड्स, मैं पहले ही बता देती हूँ, एक है सिटीजन और एक है रेसिडेंट। दोनों आपको एक लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंट है। रेसिडेंट मतलब रिसाइड कहाँ करते हो, एक्चुअल में कहाँ रह रहे हो, लेकिन सिटीजन मतलब एक्चुअल में आप पैदा कहाँ हुए थे, एक्चुअल में आप कौन सी कंट्री या आपकी ओरिजिन कौन सी है कंट्री की। तो आप रेसिडेंट तो कई जगह बन सकते हो, कई जगह रिसाइड कर सकते हो। आप इंडिया रह सकते हो, आप जापान रह सकते हो, आप कोरिया रह सकते हो, आप US रह सकते हो, यू कैन रिसाइड एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन सिटीजन सिर्फ आप एक ही कंट्री के होते हो, पैदा कहीं एक ही होते हो, बार बार तो नहीं होते हो ना, आप एक ही बार पैदा होते हो। दैट मीन्स सिटीजन भी आप एक ही टाइम एक ही जगह के हो सकते हो। लेकिन क्या मैम हम सिटीजनशिप चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप कहते हो ना, हमारा लड़का अमेरिका चला गया, अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, दैट मीन्स है क्या ये सिटीजनशिप? अब वो बंदा वहां का नागरिक है। मैं हिंदी बताऊं तो नागरिक, मैम हिंदी को आप इंग्लिश में लिख रहे हो, सॉरी, ऐसे ही चलेगा, नागरिक। तो नागरिकता की बात करें तो वो सिटीजनशिप होती है, लेकिन रेसिडेंट मतलब कौन कहाँ रह रहा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। क्या वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है? बिल्कुल। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री।
आपको वैसे यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में तो इसका कुछ अलग ही डेफिनेशन होता है। पहले आप देखते हो कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, फिर आप देखोगे कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बट ये चीज एक्स्ट्रा है जो आपको नहीं पढ़नी है। ओके, सो डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, बस ये देख लो कि रेसिडेंट क्या होते हैं। रेसिडेंट वो है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपकी कंट्री में उस पर्टिकुलर टाइम पे रह रहा है, ऑल्सो उसी कंट्री में ही वो इंटरेस्टेड है, उसी कंट्री में ही वो उसके काम एंड ऑल सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस में क्या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों की बात करते हैं? बिल्कुल। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको पता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि वो जो बंदा है, मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, किसका एग्जाम्पल लें, ये कौन है बता दो जल्दी से। चलो ये राम है, ठीक है, ये राम है। तो राम अगर हम देखें कि वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप कैसे देखोगे? क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है? अच्छा, रह रहा है। क्या उसके सारी इनकम और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में हो रही है? हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? इंडिया का। और किसका लिया है? राम का। तो हमें ये देखना है कि क्या राम नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका किधर है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका बिल्कुल इंडिया में ही था, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रहता है। और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज जो आप घर चलाने के लिए करते हो, पैसे से रिलेटेड जो भी काम आप करते हो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, घर चलाने के लिए। तो क्या राम घर चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है, जो अर्निंग्स है, स्पेंडिंग्स है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होती है, इंडिया से रिलेटेड होती है? हाँ, होती है। चलो ये चीज तो हमने देख लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं क्या वो एटलीस्ट, वैसे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 182 डेज होता है। अगर पिछले साल, अगर आपको 2022 का स्टेटस देखना है तो आप 2021 में देखोगे कि क्या राम पिछले साल 182 डेज रहा है। क्या 2021 में राम 182 डेज इकोनॉमी में रहता था या इंडिया में था? अगर रहता है दैट मीन्स हाँ वो रेसिडेंट है, अगर नहीं तो वो रेसिडेंट नहीं है। ये इनकम टैक्स का लॉ कहता है। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू स्टडी 1 ईयर, यानी अगर राम का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है, साथ ही साथ वो पिछली साल पूरा 1 साल उसने बिताया है इंडिया में, दैट मीन्स वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। क्लियर है? तो नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस में पहला कंडीशन ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में होना चाहिए। सेकंड, उसने एटलीस्ट 1 साल बिताया हो, पिछला साल जो था उसने बिताया हो किधर? इंडिया में, तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। अच्छा, कौन से लोग हैं जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं रेसिडेंट वाली कैटेगरी में? सबसे पहले देख लो क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ये जो टूरिस्ट और विजिटर्स हैं जो ऐसे छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, उनको अब रेसिडेंट बोल दोगे? बिल्कुल नहीं भाई, वो आए, सेल्फी ली, फोटोज ले लिया, इंस्टाग्राम एडिट कर दिया एंड देन दे वेंट। ओके। Second, foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of the armed forces of a foreign country located in the given country। ये हमने पढ़ लिया, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं आते, तो इनको हम रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट वी कैन नॉट से। ओके, कोई भी फॉरेन स्टाफ या एम्बेसी का कोई भी बंदा जो यहाँ पे आता है या हमारे ही कंट्री में रह रहा है, क्या आप उसे इंक्लूड करोगे नॉर्मल रेसिडेंट में? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, अगर वो आपकी इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, वो ऑपरेट कर रहा है, क्या उसे आप नॉर्मल रेसिडेंट कर बोलोगे? द आंसर इज नो। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको कमेंट करके आंसर मुझे देना है। Where did my pen go? Yeah, here. मान लो आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही पता चलता है। इसमें एक ऑफिसर है, काम करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर रघु। ठीक है, वो इंडिया आए थे, तो क्या आप उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करोगे? यू हैव टू कमेंट डाउन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रघु। ओके, यस। Number 4, employees of international organizations are considered as residents of the countries to which they belong and not of the international area। वो कहाँ काम करते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो जहाँ पे उनका ओरिजिन है, जहाँ के वो हैं, हम वही के उनको रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कोई भी अमेरिका का बंदा वो यूएनओ में काम कर रहा है और यूएनओ का ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में,
क्या उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का बोलेंगे? नहीं, वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, लेकिन कहाँ का? अमेरिका का। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located. अगर अमेरिका में जो अमेरिका का जो बंदा था जो यूएनओ ऑफिस में काम करता है इंडिया में, if he stays for more than 1 year, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए रुकेगा इंडिया में, तो आप उसे कह सकते हो कि यस, वो रेसिडेंट है किसका? इंडिया का। एम आई क्लियर? वही पहले वाली बात जो हमने डिस्कस की थी। ओके। Crew members of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers, provided their stay is less than 1 year. अगर कोई भी क्रू मेंबर है, जो एयरप्लेन्स के लोग होते हैं, वहाँ कोई भी फॉरेन वेसल्स के, कोई कमर्शियल ट्रैवलर, कोई भी वो हमारी इंडिया में आता है, 1 साल से कम दिनों के लिए आता है, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करते। बॉर्डर वर्कर्स, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के ही रेसिडेंट कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉर्डर के पास आगे कोई जापानीज काम करता है तो वो इंडियन रेसिडेंट का कहलाएगा, इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। नो। ओके। वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं उनसे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं डिसाइड होता है, जहाँ के वो है एक्चुअल में वहां से ही आप डिसाइड कर पाते हो दैट वेदर दे आर रेसिडेंट और नॉट। लेकिन हाँ, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए रहते हैं किसी भी कंट्री में, स्पेशली इंडिया की बात करें अगर, तो आप कहते हो कि यस, वो रेसिडेंट है। क्लियर है? ये भी एक छोटा सा होमवर्क आप सबके लिए, आंसर अभी नहीं देखना आपको, ये आपके लिए होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप क्या होता है? रेसिडेंटशिप क्या होता है? आपको पता है, कहाँ पे आप रिसाइड करते हो, कहाँ आप रहते हो। सिटीजनशिप मतलब कहाँ के आप हो, आपका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था आपका। It is basically a legal concept based on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. It means Indian citizenship can arise in 2 ways. When a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. या तो आप वहीं पैदा हुए हो तो आपको मैंने बोल दिया कि आप इंडिया के हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको इंडिया नहीं, आपको कनाडा का चाहिए सिटीजनशिप, आप पक्का वहीं परमानेंट वहाँ के नागरिक कहलाना चाहते हो, तो आप कुछ लीगल प्रोविजंस के थ्रू भी अप्लाई करके इंडियन लॉ से परमिशन लेके अपना इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर लोगे एंड कनाडा का ले लोगे। दैट मीन्स सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है जो प्लेस ऑफ बर्थ या लीगल प्रोविजन की वजह से अराइज होता है, इस वजह से नहीं कि आप वहां कुछ दिन रह गए। ओके। आप 1 साल से ज्यादा कहीं भी रह लो, आप भले ही रेसिडेंट कहलाओगे, लेकिन सिटीजन कहलाना इज नॉट वेरी इजी। सिटीजन नहीं कहलाओगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे नेम लेना चाहूंगी, काम्या। काम्या अगर जाती है स्पेन, काम्या अगर स्पेन जाती है और उसने 2 साल बिताए वहां पे, तो आपको मुझे ये बताना है कि वेदर काम्या विल बी कॉल्ड एज सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और स्पेन, या रेसिडेंट कहलाएगी वो। जल्दी से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ओके। रेसिडेंटशिप की बात करें, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जो कि बेस्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन की वजह से। वो कहाँ काम कर रहा है, कितने दिन रह रहा है, उस वजह से आप कहीं के रेसिडेंट कहलाते हो। An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for period more than 1 year. अगर 1 साल से ज्यादा उसने कहीं भी बिताया है किसी भी कंट्री में, तो आप कहते हो कि हाँ, वो वहां का रेसिडेंट बन चुका है। 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस। अगर उसकी जो सेंट्रल जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उस कंट्री में है, प्लस उसने 1 साल से ज्यादा बिताया है किसी एक कंट्री में, आप बोलोगे वो वहां का रेसिडेंट है। ओके। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, आप ये नहीं बोल सकते कि वो रेसिडेंट है। इसका एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो खुद से। ओके। इट्स अनदर होमवर्क फॉर यू। देख लेते हैं। वैसे चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन। अब भैया चाइनीज ने 1 साल अपना यहाँ पे आके बिताया, दैट डजंट मीन कि वो इंडियन सिटीजन हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसका नेशनल जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो सिटीजनशिप उसको नहीं मिली इंडिया की। लेकिन अगर इस चिंग चांग चाइनीज को चाहिए कि वो इंडिया का बन जाए, तब उसे प्रॉपर लीगल प्रोविजंस अपनी चाइनीज लॉ से परमिशन लेके, इंडिया वाले लॉ से परमिशन लेके, तब जाके वो यहाँ का सिटीजन कहलाएगा। ओके। सिमिलरली अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको आप कहते हो एनआरआई, मुंडा चाहिए ना, वो एनआरआई क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। वो सिटीजन है इंडिया का, लेकिन वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है।
NRI मतलब ये हो गया कि हमारा हमारा ही राम था, चलो राम तो हो चुका, ये श्याम है, ये श्याम था, एक्चुअल में ये इंडिया का ही है, ये इसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया का था, बट ये बाहर चला गया काम करने के लिए और वहां 10-15 साल से काम कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन इंडियन जरूर है, इसीलिए हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। ही इज इंडियन बिकॉज ही इज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बट वो रिसाइड यहाँ पे नहीं कर रहा है, वो यहाँ रहता नहीं है, इस वजह से हम बोलेंगे वो NRI है। इट मीन्स ये देखो आ गया इंपॉर्टेंट लाइन, it means a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country। क्या ये बात सही है? क्या वो एक टाइम पे कहीं और का सिटीजन और कहीं और का रेसिडेंट हो सकता है? यस मैम। चलो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज भी अब आपको देखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी जो बेसिक्स है ना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। The concept of domestic territory helps to estimate domestic product. Domestic product includes production activity of production units located in the economic territory, irrespective of the fact whether carried out by the resident or not. Domestic territory में जो भी products manufacture होंगे वो आपकी domestic products ही कहलाएंगे। Products मतलब कोई भी item, और कोई भी आइटम अगर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, चाहे वो रेसिडेंट बना रहा हो या नॉन रेसिडेंट, इट डजंट मैटर, उसे आप क्या बोलोगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलोगे। It means final goods and services produced by foreign nationals like Honda, Pepsi, etc. and by Indian nationals like Patanjali, Reliance, Tata, etc. within the domestic territory of India will be added to get India's domestic product without distinguishing between nationals and non-national. डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आप ये नहीं देखोगे कौन बना रहा है आइटम, वो रेसिडेंट बना रहा है कि कोई बाहर का बंदा आके बना रहा है, डजंट मैटर। वो अगर हमारी इंडियन टेरिटरी में है, इंडियन कौन सी? डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, राइट? तो अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आके कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को आप क्या बोलते हो? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जो प्रोडक्ट, ये सारी जो प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आता है उसे आप क्या बोलते हो? द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डोमेस्टिक इनकम। जाहिर सी बात है इन प्रोडक्ट्स का कोई वैल्यू होगा जिसे आप बेचोगे तो उससे कमाओगे, तो उनको कमा के जो भी इनकम जनरेट होता है उसको आप क्या बोलते हो? डोमेस्टिक इनकम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? डोमेस्टिक टेरिटरी आपको पता होना चाहिए क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, फिर जो भी प्रोडक्ट्स आपने मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, एनीथिंग जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को बेच के जो भी इनकम जनरेट होता है उनको आप क्या बोलोगे? डोमेस्टिक इनकम। क्या यहाँ पे रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है? डू वी काउंट इट? नो, वी डू नॉट काउंट और कंसिडर हु इज प्रोड्यूसिंग। बस मेरी टेरिटरी में है, मेरा प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट की, तो नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। नेशनल प्रोडक्ट हेल्प्स टू एस्टिमेट, या नेशनल रेसिडेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल रेसिडेंट कौन है? जो हमारी कंट्री में एटलीस्ट 1 साल उसने बिताए हैं और यहीं से वो पैसे कमा रहा है, काम कर रहा है। National product includes production activities of normal residents, irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो स्पेसिफिकली हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है। वहां पे देखो कौन प्रोड्यूस कर रहा था उससे हमें मतलब नहीं था, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में था, आई विल काउंट इट एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट उन्हीं को बोलेंगे जो हमारा रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है या बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो प्रोडक्ट बेच के आपको इनकम जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? वहां पे डोमेस्टिक, देखो सीधा सीधा यही है, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड देन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी वही है जो आपकी डोमेस्टिक एरियाज में हो रहा है। कोई भी चीज अगर इंडिया की है, इंडिया से रिलेटेड कोई भी गुड्स, आपका सर्विसेज, कोई भी बंदा है, उसने जो भी प्रोडक्शन की वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। डजंट मैटर वो इंडिया में रहने वाला बंदा है या बाहर जाके काम कर रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब भी वही होता है।
इंडिया में शिप चल रही है तो भी डोमेस्टिक है, इंडिया के बाहर चल रही है इंडियन शिप है तो भी डोमेस्टिक है। तो उससे अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, इट विल बी योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट कौन होगा? जो हमारी इंडिया में रह रहा होगा। पक्का है ना? जो हमारी इंडिया में रह रहा होगा। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे। साथ ही साथ उसने उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा? इंडिया में होगा। और इंडिया में रह के अगर उसने कोई भी चीज अब देखो, नॉर्मल रेसिडेंट भी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो हमारी टेरिटरी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, परफॉर्म कहीं भी हुआ, लेकिन अगर नॉर्मल रेसिडेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, वो नेशनल प्रोडक्ट ही कहलाएगा। और उनको बेच के जो भी आप इनकम जनरेट करोगे, दैट विल बी नेशनल इनकम। यहाँ तक क्लियर है बात? चलो अब हम बात करेंगे। वैसे ये जो है ना, आपको आगे की चैप्टर्स में और क्लियरली पता चलेगा, सो यू जस्ट हैव टू हैव अ गो थ्रू ऑन इट। ऐसा नहीं है कि अभी डरो, अभी आगे जाके वैसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आ गया हो और इतना काफी है। ओके, आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करें फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। बहुत इजी, बहुत लट्टू। फैक्टर इनकम वो इनकम जो आपने अपनी सर्विसेज दे के कमाई है, दैट इज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सा होता है? जो चीज यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल दैट मीन्स वन साइडेड। ओके, वन साइडेड क्या होता है? चलो डिटेल में देख लेते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम वो इनकम जो फैक्टर्स को देने की वजह से आपको जनरेट होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल। प्रोडक्शन है और ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड आपको क्या देते हैं? एफओपीज देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी के पास जमीन है वो जमीन देगा, किसी के पास कैपिटल है वो कैपिटल देगा, किसी के पास स्किल्स है तो वो अपनी लेबर देगा, है ना? तो ये क्या दे रहे हो आप? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को दे रहे हो। तो इन रिटर्न में जो भी आपको पैसा ये देगा ना, जो भी आपको पैसा देगा, फैक्टर को जो पैसा देता है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ये बात क्लियर है? फैक्टर इनकम इट इज रिसीव्ड। ये क्यों रिसीव होता है? फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इस वजह से आपको ये इनकम जनरेट हुई है। इसको अर्नड भी किया है आपने, ठीक है? एज फैक्टर इनकम इज अर्नड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। ये एक बाइलैटरल इनकम है। बाइलैटरल वर्ड जहां पे बाई आ जाता है उसका मतलब होता है टू। ये दोनों साइड का इनकम है। आपने मेहनत की, दैट इज वाई आपको पैसा मिला। आपने कोई सामान दिया, यहाँ पे अपने फैक्टर्स दिए, जिस वजह से आपको वो इनकम जनरेट हुई। तो ये बाइलैटरल है, वो हैंड इन हैंड, एक को दो एक को लो, ऐसा कुछ है। आपने पढ़ा होगा ना बाइलैटरल क्या होता है? नहीं भी पढ़ा तो क्लियर है ना? बाई मतलब जहाँ पे इन दो रिलेशन है, बाई यहाँ से दो वहां से, बाइलैटरल लाइक दिस। It should be noted that factor income and factor payments are the two sides of the same coin। अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसी तरह ना आपकी इनकम जनरेट होंगे। किसी ने जमीन दिया होगा तो उसको रेंट मिली, उस रेंट को आप क्या बोलोगे? फैक्टर इनकम। किसी ने अपनी मेहनत दी, लेबर दिया, तो उसके लिए उसे क्या मिलता है? वेजेस। किसी ने अपना पैसा लगाया है, उसके रिटर्न में उसे इंटरेस्ट मिलता है। किसी ने अपनी बुद्धि दी है, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, है ना? और अगर हम बात करें फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने अपने फैक्टर्स दिए हैं उसके लिए वो इनकम है, लेकिन जिसने फैक्टर्स लिए हैं और जिसको इनकम देना पड़ा उसके लिए क्या है? सिर का दर्द है। इसने तो ये चीज पे की है। इसी वजह से हम कहते हैं दोनों है तो एक ही बात है, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से ये फैक्टर पेमेंट बन जाता है और हमारे हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से ये क्या बन जाता है? फैक्टर इनकम बन जाता है। क्लियर? और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये आपको पता है। जो फैक्टर्स आपको जरूरत है, आपको रिक्वायर्ड है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? वेट अ सेकंड, यस हियर वी आर। ट्रांसफर इनकम refers to the income received without rendering any productive services in return। यानी बदले में आपने कुछ नहीं दिया, even then you get an income। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से जो आपको टैक्सेस सब्सिडी मिलती है, आपने उनके लिए कुछ किया है क्या? आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है, बट येस यू गेट सब्सिडी। तो ऐसे इनकम को आप क्या कहते हो? ट्रांसफर इनकम। बिना आपके फैक्टर्स दिए ही आपको जब कोई पैसा रिसीव होता है, वो होता है ट्रांसफर इनकम। किसी ने एवे ही ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, आपके कोई नाना जी हैं जो कनाडा में रहते हैं और उनको आपके बर्थडे पे आपको दे दिया उन्होंने 10 करोड़ रुपए। बहुत ह्यूज है एग्जाम्पल है, ठीक है? 10 करोड़ रुपए दे दिए, एंड 10 करोड़ रुपए जब दिए तो वो क्या बन गया? ट्रांसफर इनकम। क्योंकि उसके बदले नाना जी को आपने कुछ नहीं दिया है, कोई भी सर्विसेज अपनी नहीं दी है, बट सच काइंड ऑफ इनकम इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। ये यूनिलैटरल है। यूनि यानी सिंगल,
सिंगल यानी वन साइडेड है, ठीक है, वन साइडेड कंसेप्ट है, ये इंक्लूड नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है आपका स्टार। ये है आपका स्टार। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड, इट इज नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, इसे इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्रोडक्शन की बात ही नहीं कही, ना आपने सर्विसेज दी, ना प्रोडक्शन कुछ इंक्रीज हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपको ऐसे ही मिल गया, ट्रांसफर कर दिया गया। इसी वजह से आप नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड नहीं करते हो। इट कैन बी रिसीव्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अ कंट्री ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। या तो आपके नाना जी इंडिया में है और उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दिया अपनी जायदाद, वो ट्रांसफर इनकम, या तो बाहर से आपको पैसे आ गए या बाहर से कुछ ट्रांसफर हो गया, ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या हैं? आपके एग्जाम्पल्स हैं। आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो आपने गवर्नमेंट के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने अपने लिए किया, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? स्कॉलरशिप। दैट मीन्स यू आर अर्निंग समथिंग, आपकी इनकम तो हुई, लेकिन उसके लिए आपने रिटर्न में क्या अपनी फैक्टर्स दिए थे? इनकम, कोई अपनी जमीन दी थी, कोई अपनी लेबर दी थी, या anything, did you give anything? No. So such kind of income is known as transfer incomes. अच्छा, गवर्नमेंट का भी ट्रांसफर इनकम होता है। गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम होता है टैक्सेस। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम तो टैक्स पे करते हैं। अब आप बोलोगे मैम टैक्स लेके तो हमारे लिए काम करते हैं, वो सारी बातें अलग हैं, बट टैक्स को भी आप एक ट्रांसफर इनकम कंसिडर करते हो, किसके पर्सपेक्टिव से? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। और हमारे लिए वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि हमने पे किया, वो मेरे लिए ट्रांसफर पेमेंट, और जिसने रिसीव किया उसके लिए ट्रांसफर इनकम। बिना कुछ किए पैसे कमा लिए, पैसे ले लिए, ये वाली कंडीशन ट्रांसफर पेमेंट और इनकम की होती है। करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ये नाम अकाउंटिंग में बहुत फेमस है। करंट जो कि इनकम, जो आपकी रेगुलर इनकम से हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैपिटल जो इनकम है, कैपिटल जो ट्रांसफर्स है, वो आपकी वेल्थ, खूब सारा पैसा जो है, उससे आप जो पैसा गिफ्ट कर देते हो, हाँ भाई ले जाओ, ये वाला कैपिटल ट्रांसफर होता है। लेकिन अपनी इनकम से जो भी आपने ट्रांसफर किया है, दैट इज नोन एज करंट ट्रांसफर्स। ये रेगुलर इन नेचर है, ये चीज तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें आता है। और कैपिटल ट्रांसफर्स कभी कभार अपनी वेल्थ से कभी कभार निकाल के पैसे दे दिए, इसीलिए भी कॉल इट एज इररेगुलर। करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। बेसिक सी बातें हैं, आपको क्लियर है। करंट ट्रांसफर्स बहुत बड़े नहीं होते, ह्यूज अमाउंट के नहीं होते, ह्यूज अमाउंट के होते हैं कैपिटल ट्रांसफर, उससे आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए, ऐसे ही छोटा मोटा गिफ्ट एंड ऑल दे दिया, ठीक है, छोटे मोटे पैसे दे दिए, ये हो गया करंट ट्रांसफर्स। इस एग्जाम्पल क्या है? देखो, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, छोटे छोटे अलाउंस दे दिए, पेंशन दे दिया, ये सारे करंट ट्रांसफर्स के लिए। और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रांट, नाम से ही कितना बड़ा लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्सेस। कैपिटल गेन मतलब होता है जब आप कोई सामान बेचते हो तो आपको फायदा होता है। आप 10 लाख की चीज आपने मान लो बेची है, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख में, तो कुछ प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, तो उसी टैक्स को हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्सेस। वॉर डैमेजेस, जब डैमेज होती है तो सरकार आपके वॉर के लिए पैसे देती है, सारी चीजों को ठीक करने के लिए, ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। ह्यूज है ना। अब हम बात करें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की डिफरेंस के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कौन सा इनकम है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने की वजह से आपको रिसीव होता है, जिस वजह से आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हो। क्या ट्रांसफर इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन है आपका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन है आपका? प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन है? नो। ये आपको ऐसे ही मिल जाता है, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में दिए हुए ही आपको ये चीज मिल जाती है। इसे आप इंक्लूड नहीं करते हो, इसे आप इंक्लूड नहीं करते हो, ना ही नेशनल इनकम में, ना ही डोमेस्टिक इनकम में। बट हियर यू इंक्लूड बोथ द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी जो फैक्टर इनकम होता है वो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम भी इंक्लूड करते हो, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम भी करते हो। ये एक अर्निंग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने मेहनत की, मेहनत के लिए आपको पैसा मिला, ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, ऐसे ही मिल गया, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है? यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसने मेहनत की है उसको मिला है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये किसी को भी मिल सकता है, जनरली गवर्नमेंट को मिलता है और हाउस होल्ड्स को मिलता है। चाचा, भतीजा, ये जो इनकम आते हैं ये हमारे हाउस होल्ड्स को यूजुअली आते हैं। लेकिन फैक्टर इनकम तो फैक्टर्स का है, नाम से ही क्लियर है। इसके एग्जाम्पल देख लो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह। लास्ट टॉपिक शायद आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स है फॉर टुडे। होता क्या है? फाइनल गुड्स, नाम से ही जो चीज फाइनल हो चुकी है, रेडीमेड है, उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स यानी जो
मीडिएट करती है, जो बीच में आती है। वो गुड्स जो आपको दूसरे प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें आप इंटरमीडिएट गुड्स कहते हो, लेकिन वो गुड्स जो आपके लिए रेडिली अवेलेबल हैं एंड नाउ यू कैन कंज्यूम इट, वो होते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, गुड्स होते क्या हैं? वो चीजें जो आपको या आपके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। अब हम फाइनल गुड्स की थोड़ी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी ये फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है रेडी, इसको आप कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूम नहीं करना है तो इन्वेस्ट कर दो चलेगा, लेकिन ये फुल रेडीमेड आइटम है। ठीक है, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। जब कंज्यूमर कोई चीज परचेज करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बेचने के लिए तो करेगा नहीं, कंज्यूम करने के लिए ही करेगा, यूज करने के लिए ही करेगा। तो वो सारे गुड्स जो हाउस होल्ड परचेज करता है, कंज्यूमर परचेज करता है, वो होते हैं क्या? फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कोई फर्म है ना, अगर वो मशीनरी यूज करती है, वो भी आपकी क्या है? फाइनल गुड्स है मैम, लेकिन वो मशीनरी उसने यूज की गुड्स को बनाने के लिए। बट द फैक्ट इज मशीनरी में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, मशीनरी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। मशीनरी जैसी आपने उठाई वो रेडीमेड थी, उसको आपने यूज में लगा दी। दैट इज वाई वी से कि वो भी एक फाइनल गुड है। यानी वो गुड्स कोई भी हो, अगर आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, इट इज कौन सा गुड? फाइनल गुड, चाहे वो कंज्यूमर यूज करे या वो फर्म यूज करे। क्लियर है? Expenditure on final goods purchased by household is called consumption expenditure. जब फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स पैसा खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर या फर्म इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब कोई प्रोड्यूसर गुड्स खरीदता है ना, या कुछ भी वो फाइनल गुड वाला आइटम खरीद रहा है, दैट मीन्स वो अपनी प्रोडक्शन में ही वो चीज यूज करने वाला है। दैट मीन्स उसने वो चीज इन्वेस्ट की है। उसने ऐसा नहीं है कि उसको कंज्यूम करना था, उसने मिल्क नहीं खरीदा है, उसने मशीनरी खरीदी होगी या कहीं इन्वेस्ट किया होगा, सो दैट उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। इसीलिए हम कहते हैं जब हमारा हाउस होल्ड, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो खर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हमारे प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंस करते हैं किसी फाइनल गुड पे, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे टोटल में हुआ कितना, तो क्या आप ये बोल सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? यस मैम, क्योंकि फाइनल गुड्स कोई भी ले सकता है, या तो कंज्यूमर लेगा या तो प्रोड्यूसर लेगा, है ना। और प्रोड्यूसर जब लेता है, खर्च करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसने इन्वेस्ट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा है। और जब कंज्यूमर इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये तो कंज्यूमर का खर्चा है कंज्यूम करने के लिए, इसने थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है। अब इसने दूध खरीदा है तो चाय पीने के लिए खरीदी होगी ना, इसीलिए हम इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो गुड्स आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। यानी वो गुड्स जिसको आप परचेज करते हो या तो दोबारा से बेचने के लिए या तो प्रोडक्शन करने के लिए इन द सेम ईयर। समझ में आ रहा है? आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो। किसी ने अगर कोई, मान लो मिल्क था, मिल्क मैंने खरीदा तो मुझे चाय बनानी थी, मैंने पी लिया। लेकिन अगर डेयरी फार्मर छोड़ दो, या अगर किसी रिटेलर ने या होलसेलर ने खरीदा है दूध का पैकेट, क्या लगता है आपको वो अपने लिए चाय बनाएगा? नो नो नो, इट इज फॉर रीसेलिंग। तो वो सारे गुड्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी वो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए आपने नहीं खरीदा है, यू हैव टेकन इट या तो रीसेल करने के लिए, दोबारा से सेल आउट करने के लिए, या तो प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपने ऐसे गुड्स का इस्तेमाल किया है इन द सेम ईयर। ये मत भूलना, सेम ईयर में इंपॉर्टेंट है। अगर उसने उसी साल खरीद के सामान यूज नहीं किया तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड्स बन जाता है। आगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड गुड परचेज्ड फॉर रीसेल, ये तो डेफिनेशन में ही है, जैसे लाइक मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप। किसी डेयरी शॉप, दूध वाले भैया ने दूध खरीदा है, ऑब्वियसली वो खुद के लिए नहीं है, वो रीसेलिंग पर्पस के लिए, तो वो कैसा गुड हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। सेकेंड, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। ये भी बात सही है। अब किसी ने मिल्क खरीदा है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ने खरीदा है, तो वो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? स्वीट्स बनाने के लिए। तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं,
एम आई क्लियर? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एक बार देख लेते हैं. They are generally purchased by one production unit from another production unit. That is, intermediate goods remain within the production boundary. एक प्रोडक्शन हाउस था जो मिल्क की प्रोडक्शन करता है, फिर इससे उठा के ये कहाँ चला गया? दूसरे प्रोडक्शन हाउस में जो कि स्वीट्स बनाता है. दैट मीन्स ये पूरा जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो प्रोडक्शन वाले ही बाउंड्री में खेल रहा है. ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर चला गया. यहाँ पे कोई कंज्यूम कर रहा है क्या? नहीं, कोई या तो यूज ही कर रहा है. मिल्क प्रोड्यूसर भी एक प्रोड्यूसर है और स्वीट्स प्रोड्यूसर भी एक प्रोड्यूसर है. However, all purchases by one production unit from other production units are not intermediate purchase. लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इससे अगर इसने मिल्क खरीदा तो ये हमेशा ही intermediate purchase होगा. For example, purchase of building machinery etc. are not intermediate purchase if they are not meant for resale, as their value is not included in the value of final goods. समझ में आ रहा है? अगर आपने बिल्डिंग मशीनरी खरीदी है, ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं, तो क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा? नहीं. एक प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट, मान लो ये टायर बनाते हैं और कार प्रोडक्शन वाले ने इनसे टायर खरीदा. टायर इसने खरीदा तो जरूर है, लेकिन अभी रीसेल वो नहीं कर रहा है. तो क्या आप उसे बोलोगे कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है? क्या आप उसे बोलोगे इंटरमीडिएट गुड्स है? इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों? क्योंकि कार प्रोड्यूस करके वो फ्यूचर में बेचेगा. लेकिन अगर इससे इसने कोई मशीनरी खरीद ली जिसे वो बेचेगा नहीं, उसे वो यूज कर सकता है कुछ बनाने के लिए, तब वो कौन सा हो जाएगा? वो फाइनल गुड हो जाएगा. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एग्जांपल देखा है फाइनल गुड्स में. यू कैन सी हियर लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म. ठीक है, ये कुछ बेसिक से एग्जांपल है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा. दे हैव डिराइव्ड डिमांड. मैंने आपको डिमांड पढ़ाते टाइम बताया था. डिराइव्ड डिमांड क्या होता है? वो डिमांड जिसका डिमांड डिपेंड करता है फॉर फाइनल गुड्स. मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे सीमेंट का, अगर याद करोगे आप. इसका डिमांड डिराइव होता है, यानी जब बिल्डिंग बनाने की डिमांड आती है तभी आप सीमेंट का डिमांड करते हो. तो सीमेंट का डिमांड डिराइव हुआ है, कहीं और से निकल के आया. दैट इसी वजह से आपने सीमेंट को डिमांड किया है. ओके, तो फाइनल गुड्स जो आपकी थी यहाँ पे बिल्डिंग, और उसको यूज करने के लिए आपकी डिमांड हुई सीमेंट की. ऐसे टाइप के गुड्स को आप इंटरमीडिएट गुड्स कहते हो. और इनकी डिमांड कैसे जनरेट होती है? डिराइव होकर जनरेट होती है. ठीक है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. ये हमेशा फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं होता है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, शुगर परचेस्ड बाय अ स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड एज सम वैल्यू इज टू बी एडेड टू शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स. अब मिठाई बनाने वाले भैया ने चीनी खरीदी है, तो डेफिनेटली चीनी को ऐसे ही वो बेचेंगे नहीं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें शीरा डालेंगे, उसको यूज करेंगे, एंड एनी वे वो एक क्यूट सा स्वीट बना देंगे. दैट मीन्स उन्होंने वैल्यू एडिशन की है. इसीलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा रेडी टू यूज नहीं होता है. यू हैव टू चेंज इट, या वैल्यू ऐड करने के बाद ही आप उसे सेल आउट करते हो. और जब आपने वो उसमें वैल्यू एडिशन कर दी ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स से बन जाता है क्या? फाइनल गुड्स. क्लियर? Durable goods like trucks, aircrafts, vehicle, etc. purchased by government for military purposes are included under the category of intermediate goods, as they are used to produce defense services and not for market sale. कोई भी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मतलब जो कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है. फॉर एग्जांपल ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ये पूरे रेडीमेड आइटम्स हैं. लेकिन क्या इसे आप फाइनल गुड बोलते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि ये फाइनल गुड नहीं है. इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हो, इनको आप यूज करते हो एज एन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब होता है ना, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये जो आपका ब्रिज है ना, ये ब्रिज बीच में क्या एक्ट कर रहा है? एक इंटरमीडिएट है, एक बीच का रास्ता है. इसको आप इंटरमीडिएट कह सकते हो. समझने के लिए एग्जाम्पल है बस. ओके, तो ये जो ट्रक्स है ना, इनको आप फाइनल गुड्स नहीं बोलते हो, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बिकॉज यू यूज इट फॉर मेकिंग अदर आइटम्स ऑफ आर्म फोर्सेस. क्लियर है? अब बात करें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. ये बहुत बेसिक सी बात है. आज आपने 10 रुपए की चीनी ली, उसमें बहुत सारा तिड़म किया है, तिड़म के बाद यू मेड 100 रुपीज का मिठाई. ओके, तो इससे क्या था? आपने ये वैल्यू ऐड किया है, और फाइनल वैल्यू ही फाइनल गुड्स की होती है. क्लियर? For instance, suppose a miller buys wheat worth 700 and converts it into flour with 1000. 700 का wheat खरीदा, ठीक है, गेहूं खरीदा, और उसको उसने आटे में कन्वर्ट कर दिया. Now the value of flour final goods includes the value of wheat. अब जाहिर सी बात है, वो 700 का पहले wheat ही मिला, तो वो 700 में तो बेचेगा नहीं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की, वो बन गया 1000 का. तो इसकी वैल्यू में क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है? बिल्कुल है. यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, सिंपल. क्लियर? ओके,
अब बात करेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री की। प्रोडक्शन बाउंड्री सिंपली वही है कि एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस में ही रहता है आपका इंटरमीडियरी गुड्स। For example, the concept of production boundary is very significant to understand the difference between intermediate and final goods. The production boundary is the line around the productive sector. As long as goods remain with the production boundary, they are intermediate goods, and when a good comes out of this, it becomes a final good. जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री में चल रहा है ना, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आया वो बन जाता है फाइनल गुड, जो कि कौन परचेज करेगा? आपका कंज्यूमर। एग्जाम्पल देखो, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ 2000 एंड सेल्स इट टू बी। 2000 का कॉटन खरीदा, ठीक है, और बी को बेचा। ये कॉटन इंटरमीडिएट गुड्स है, बिल्कुल। फिर इसने उससे धागे बनाए एंड उसने 3000 में सी को बेच दिए। फिर सी ने उस धागे से क्लोथ्स बना दिया और 4500 का बन गया क्लोथ। तो ये क्लोथ जब बाउंड्री से बाहर आ गया, फाइनली रेडी हो गया ना, तो फिर वो इंटरमीडिएट नहीं रह गया। नाउ क्लोथ इज द फाइनल गुड जिसको बेचोगे आप कंज्यूमर को। वही हम कहते हैं सिंपल ये कि इंटरमीडिएट गुड जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहता है। प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज हो रही है वहीं पे आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो इंटरमीडिएट गुड्स का। मार्केट में आगे बेचने के लिए फिर वो फाइनल गुड्स ही होगा। क्लियर? क्लोथ देखो यहाँ पे लिखा है ना, कॉटन एंड थ्रेड आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्लोथ इज अ फाइनल गुड। अच्छा, अब देखो, हाउ टू क्लासिफाई गुड एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल। कैसे हम क्लासिफाई करें कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है, फाइनल गुड्स है? बहुत सिंपल सी बात है, एक ही कमोडिटी इंटरमीडिएट भी हो सकती है, एक ही कमोडिटी क्या हो सकती है? फाइनल गुड भी हो सकती है। अब दूध वाले भैया जब दूध का पैकेट लेकर आएंगे, इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन वो फिर हमें लाके जब देते हैं तो हमारे लिए वो वही दूध का पैकेट क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरी कर रहा है किसने कैसे यूज करना है आइटम को। शुगर का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इंटरमीडिएट गुड है जब वो शुगर स्वीट शॉप यूज कर रहा है स्वीट्स बनाने के लिए, लेकिन वही शुगर जब हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है। ओके, सो इट मस्ट बी नोटेड दैट डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज। एंड यूज फाइनली कौन यूज कर रहा है वही डिसाइड करता है हमारा गुड क्या है, इंटरमीडिएट और फाइनल। चलो अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम कौन सा होता है? जो नेशनल प्रोडक्ट का वैल्यू है। और नेशनल प्रोडक्ट कौन सा है? जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पहले वाली चीज रिवाइज हो गई ना, नहीं भी हुई तो आगे और अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, डोंट वरी। ये क्या इंक्लूड करते हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड करते हैं। क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंटरमीडिएट गुड्स यूज करते हो आप? इंटरमीडिएट गुड्स नो, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। आपको बताया ना, 700 का गेहूं लिया था, उसको वैल्यू ऐड करके 1000 का क्या बना दिया? आटा बना दिया। तो इसमें तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूडेड है, दोबारा से 700 अलग से क्यों लिखोगे? फिर वही 1000 की चीज 1700 आप काउंट करोगे, कोई मतलब है नहीं, ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। दैट इज व्हाई ओनली वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्लियर? Goods used up in the same year are intermediate goods. Very, very, very important. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. अगर आपने वो इंटरमीडिएट गुड्स, अगर ये जो दूध वाले भैया ने 1 साल के अंदर ही वो दूध नहीं बेचा तो फिर वो उनके लिए फाइनल गुड्स बन जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था, और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं। तो ये एक कंडीशन है इंटरमीडिएट गुड्स होने का कि वो सेम ईयर में यूज होना चाहिए। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। क्लियर? एग्जाम्पल भी है, सपोज एक्स लिमिटेड परचेज 10 टन्स कोल इन 2021 फॉर मेकिंग ग्लासेस। उन्होंने ग्लासेस को बनाने के लिए 2021 में 10 टन कोयला खरीदा था, 7 टन कोयला यूज कर लिया, लेकिन 3 टन बच गए। तो ये 3 टन ना 2021 में यूज नहीं हुए, तो ये क्या बन जाएंगे? फाइनल गुड्स। और इनकी वैल्यू कहाँ इंक्लूड होगी? नेशनल इनकम में। सारी चीजें लिंक्ड है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, प्लीज ध्यान से पढ़ना। ओके, चलो इसका डिफरेंस आपके लिए होमवर्क, बहुत सारे होमवर्क मिल गए, करना तो पड़ेगा। चलो फिर, consumption goods and capital goods. Okay, so here we'll end up the session today. यही था आज का हमारा टारगेट। मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबे वीडियोस बना दूं और आप बोर हो जाओ। Here will come to an end.
of our part 1 of the second chapter of macroeconomics, that is basic concepts. I hope यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी. अगर कुछ भी क्लियर नहीं है या डाउट है, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, दैट इज द माई वे कॉमर्स. वहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा. ऑल्सो जो आपके फ्रेंड्स मुझे पहले से जानते हैं, उनके पास अगर वीडियो नहीं है या उन्हें नहीं पता है कि हमने एक सेपरेट क्लासेस स्टार्ट कर दी है, डू शेयर इट विद देम ऑल्सो. ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली अब लाइव सेशंस के साथ. नहीं होता है तब तक के लिए रिकॉर्डिंग भी चलेगा, बिकॉज वी हैव टू वर्क एनी हाउ. ओके, फिर बाय बाय एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.